दामों के हिसाब से करीब 550 रुपये का गैस सिलेंडर होना चाहिए, पर मोदी जी उसके ऊपर 5% GST लगाते हैं, फिर एजेंसी का कमीशन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, फिर कंपनी अपना प्रॉफिट लेती है, तो 550 की चीज़ 850 रुपये में मिलती है। कांग्रेस सरकार ने 1,42,000 करोड़ की फ्यूल सब्सिडी दी थी, इसीलिए हम 414 का सिलेंडर दे पाए थे। उस फ्यूल सब्सिडी को घटा कर इतना कम कर दिया है मोदी जी ने कि कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 100 के पार पेट्रोल पहुंचा है, बहुत जल्दी 1,000 रुपये के पार गैस सिलेंडर भी पहुंचने वाला है। और मैं अंत में बात करूंगी अपने किसान भाइयों की। मोदी जी के पास अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए समय है। 7 महीने से धरना दे रहे किसानों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनसे बात करने के लिए समय नहीं। यही चुनाव देखिए, जैसे चुनाव के आने और जाने के हिसाब से पेट्रोल का दाम बढ़ता और घटता है। चुनाव चलते रहते हैं तो घटता रहेगा, और चुनाव जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी जनता के और जनमुखी मुद्दों के हिसाब से काम नहीं करते, वो चुनावी रणनीति के हिसाब से सारे काम करते हैं। इसी तरीके से यही किसान भाई, जब चुनाव आता है तो अन्नदाता, और चुनाव चले जाए तो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और हर तरीके की बातें सुनते हैं। तो अब किसानों के जीवन पे एक तो डीजल का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, सीधा महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। और सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगता है तो वो किसान भाई बहनों को लगता है। तो मोदी सरकार ने फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ा दिए, जो कृषि उपकरण होते हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, उनके दाम बढ़ा दिए। तो प्रति हेक्टेयर करीब 20,000 रुपये की कीमत जो है, लागत है, कल्टीवेशन के लिए जो उनको पैसा लगाना पड़ता है, वो बढ़ गया है। और इसी के साथ साथ 73 साल में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि फर्टिलाइज़र पे 5% GST, पेस्टिसाइड पर 18% GST, ट्रैक्टर पर और फार्म इक्विपमेंट्स पर 12% GST लगाकर किसान भाई बहनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम, जो इस देश के अन्नदाता हैं उसे नुकसान पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। तो अंततः बात यह है कि जो नारा था अच्छे दिन, अब जनता कह रही है वो बदल के हो गया महंगे दिन। जो नारा था मोदी है तो मुमकिन है, जनता कह रही है अब वो नारा हो गया है मोदी है तो महंगाई है और हम पर आफत बनाई। ऐसे समय में जब जनता को मदद के हाथ की ज़रूरत है, जब सरकार के साथ की ज़रूरत है, तब मोदी सरकार सिर्फ उत्पीड़न, प्रताड़ना और शोषण के अलावा कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है पुरजोर तरीके से कि जल्द से जल्द पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को कम किया जाए। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, पेट्रोल और डीजल में, पेट्रोल में कभी करीब 62% और डीजल में करीब 70% जो मुनाफा कमा रही है केंद्र सरकार, वो सेस के रूप में कमाती है। एंड सेस प्रोसीड्स आर नेवर शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेस का जो मुनाफा है वो प्रदेश सरकारों को कुछ नहीं देना पड़ता, उसमें से सब कुछ मोदी सरकार की जेब में जाता है। तो इस मुनाफाखोरी में कटौती की जाए और जनता की मदद के लिए जो न्याय राहुल गांधी जी ने मांगा था, उस न्याय पर अमल करना पड़ेगा। आप हमारा नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, न्याय की जगह कोई और नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी तरीके का श्रेय नहीं चाहिए। वी आर नॉट क्रेडिट मॉन्गर्स। आप जनता की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, सड़क से लेकर संसद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक, कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज़ उठाएगी, आप लोगों को माध्यम बनाकर, धरना प्रदर्शन करके। हालांकि मैं समझती हूँ कि कोविड के कारण एजुकेशनल पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो थोड़ा कम हो गया है, सिकुड़ गया है, सिमट गया है, लेकिन हर तरह से कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज़ से आवाज़ मिलाकर महंगाई को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो देश की जनता के साथ खड़ी है। और जब तक मोदी जी, जैसा कि आपको याद होगा, भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता ने जब आवाज़ उठाई तो मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के बावजूद भी उनको घुटने टिकाने पड़े थे। वही मोदी सरकार को घुटने टिकाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इस प्रण के साथ आज आप लोगों से ये वार्ता की, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम में से कोई हमारा साथी आकर आपसे ज़रूर बात करेगा। और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं ज़रूर उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। आपने इतने धैर्य से मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रानी जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। लगातार अगर विपक्ष के तौर पर आपको
शायद एक अच्छा किरदार आप निभा रहे हैं क्योंकि आप सत्ता बहुत हो चुके हैं, लेकिन इस समय जब धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे उन्होंने कहा 1.26 लाख करोड़ का भुगतान है वो करना है 2026 तक। तो पूरा का पूरा कर्जा है, कांग्रेस की सरकार हम पर वोट कर गई है, तो इसी कारण महंगाई के दौर से आम जनता को गुजरना पड़ रहा है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुनाफा जिस तरह से आप कह रही हैं, तो केंद्र सरकार मुनाफे को मुँह नहीं देती है, बल्कि इसमें भी कांग्रेस को पूरी तरह से धराशायी करके कांग्रेस कह सकते हैं। देखिए, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी ने एक बार कहा था कि 70 साल की कोई तो एक्सपायरी डेट होगी। भाई 7 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी केंद्र में चला रहे हैं, और जब भी कोई कठिन सवाल जनता पूछती है तो वो कांग्रेस की तरफ देखने लगते हैं। भाई 7 साल से हम तो सत्ता में नहीं है, हमारा तो प्रचंड बहुमत नहीं है, हम तो सरकार नहीं चला रहे, लेकिन जनता के मुद्दे हम जरूर उठाएंगे। अब मैं आपसे 2-3 तथ्य आपके सामने जल्दी से रखती हूँ। पहली बात मैंने बताई कि एक्साइज ड्यूटी का 25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार की जेब में जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर वो सरकार उस पैसे का सदुपयोग करे तो पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। दूसरी बात मैंने अपने वक्तव्य में बताई कि कांग्रेस पार्टी 108 रुपये प्रति बैरल का जब रेट था US डॉलर का पेट्रोल का, उसके बावजूद भी 71 रुपये देने में सक्षम थी, क्योंकि हमारी नीति सही थी, क्योंकि हमने अर्थव्यवस्था का बंटाधार नहीं किया था, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन इस तरीके का कभी नहीं था। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दौर हमने देख लिया कोरोना से पहले ही। अब बेरोजगारी पर सवाल पूछे तो भी ये कहा जाता है कि ये तो कोरोना के कारण हो गया। तो बताइए कि नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन के सदस्यों ने तो कब इस्तीफा दे दिया था, 3 साल पहले, ये कहकर कि बेरोजगारी के आंकड़े मोदी जी गलत बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछली कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ने का काम होता है और कांग्रेस की राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने का काम होता है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी GST के एरियर भी राज्य सरकारों के नहीं दिए गए। राजस्थान को केंद्र सरकार से 7,000 करोड़ का GST एरियर मिलता है, पंजाब को 7,393 करोड़ का मिलता है, छत्तीसगढ़ को 3,000 करोड़ का GST एरियर मिलता है, तमिलनाडु को 6,415 करोड़ का GST एरियर मिलता है। और जब आप सेस के रूप में 60% मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि आप प्रदेश सरकारों को दे ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक नीतियों में गड़बड़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगी आपको, ये सब गड़बड़ क्यों शुरू हुई? कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी बिल्कुल गलत निर्णय है, मत करिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उनका ऑफिशियल औपचारिक बयान था, उन्होंने कहा कि अगर डीमोनेटाइजेशन होता है तो GDP 2% नीचे गिरेगी। तब नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल में खड़े होकर कहा था कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। और आज जब हम माइनस में चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था, तब कौन छाता लेकर नहा रहा है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। रागिनी जी, मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता, खैर महंगाई तो एक मुद्दा है, लेकिन उनके मन में एक और सवाल है। इस सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर का वो नेता, उसके दौरे कम हो गए जो पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ बनता था, गुलाम नबी आज़ाद। क्या कारण है कि उनके दौरे जो है जम्मू कश्मीर के कम हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद से थोड़ा नाराज चल रही है? रागिनी जी, इसका सप्लीमेंट्री है, क्योंकि महंगाई के लिए बेहद ज़रूरी है कि जनता और विपक्ष दोनों मिलकर लड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बीच में जो हाल ही में जो देखा था कि गुलाम नबी आज़ाद और पार्टी के बीच में बेहतर नहीं चल रहा, उनके पुतले तक जलाए गए थे। अब कांग्रेस पार्टी के बीच में किसी लीडर को ब्लॉक प्रेसिडेंट तक की पोस्ट दी, उन्होंने कहा जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होगा मैं पार्टी की वो पद भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जब तक इन ऐसी चीज़ें चलेंगी, विपक्ष खुद मजबूत कैसे होगा, जनता को साथ लेके जाए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। हाँ, मूलतः आज मेरा विषय महंगाई है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहूँगी। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक परिवार में जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली को मानता है, किसी भी मनमुटाव या किसी भी मतभेद को कहने का, प्रस्तुत करने का और उस पर एक वाद विवाद संवाद करने का पूरा अधिकार होता है। और जहाँ 4 बर्तन होते हैं, थोड़े बहुत खटकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी बहुत वरिष्ठ नेता का ओहदा पार्टी में कम हो गया, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस पार्टी साझा सरोकार और साझा नेतृत्व में विश्वास रखती है। हम सब, जब वो कहते हैं ना बंद गुट्ठी लाख की,
अगर हम सब साथ हैं तो बहुत अच्छे से काम होगा और इसी दिशा में हमारा प्रयास है वो आगे बढ़ता रहेगा। और मैं एक छोटी सी बात कहूँ, कम से कम उत्तर प्रदेश जैसा हाल तो बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री से नहीं बन रही, मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से नहीं बन रही, जो सांसद है वो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने तो कोविड में कुछ काम ही नहीं किया, जो विधायक हैं वो खुद विधानसभा के अंदर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना दे रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की फोटो गायब कर देते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बधाई तक नहीं देते अपने जन्मदिन की, और फिर मजबूर करते हैं कि सब लोग खड़े होकर एक फ्रेम में फ़ोटो खिंचवा लें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद प्रचार मंत्री है, बिना फ़ोटो के काम नहीं चलता। तो ऐसी सरघुटौल जिनकी हो रही हो, मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और आपने एक जनता और विपक्ष की बात पूछी, वो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बिना जनता के लोकतंत्र में कुछ नहीं होगा, जनता जनार्दन है। जैसा मैंने पहले कहा, थोड़ा सा जो एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो विपक्ष का सबसे मजबूत हथियार होता है। आप धरना दे सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप नारे लगा सकते हैं, पर कोविड के कारण वो एजुकेशनल स्पेस जो है उसका संकुचन हुआ है, वो थोड़ा सा सिकुड़ा है। तो एक वो कारण भी है कि आप ऐसे नहीं देख रहे हैं कि जनता सड़कों पर है, पर ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, लोग बहुत समझदार हैं, उनको जो असल में मूर्ख समझता है वो खुद बुड़बक बन जाता है। तो जनता ने मन बना लिया है, वो इंतज़ार में बैठी है कि कब दोबारा वोट देने का समय आएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का बंटाधार, तीसरी तरफ नौजवान बेरोजगार। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पिछले 1-1.5 साल में इन सारी गड़बड़ झाला नीतियों से प्रभावित नहीं हुआ है, जिसके घर में कोई जान पहचान का, कोई नाते रिश्तेदार संक्रमित नहीं हुआ, उसकी मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की किल्लत से, अस्पतालों की किल्लत से, बिस्तरों की किल्लत से, दवाई की किल्लत से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आय कम ना हुई हो, जिसकी सैलरी में कटौती ना हुई हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका घर का बजट ना बिगड़ा हो। ये सारी चीज़ें हैं जो तन मन धन तीनों को प्रभावित करती हैं और अगले चुनाव में इसका नतीजा ज़रूर मिलेगा। जनता मन बनाए बैठी है, दिख ना रही हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक संकल्प जरूर जनता ने कर लिया। रानी जी, आपसे एक सवाल है। रानी जी, हाँ। कांग्रेस पार्टी की बात करें, पिछले साल की बात करें या 2 सालों से बात करें, सिर्फ और सिर्फ महंगाई पे चर्चा ज़्यादा हो रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी विचारधारा के साथ महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 2024 के चुनावों को देखती है? क्योंकि मुद्दे और भी बहुत सारे हैं देश में जिसपे कांग्रेस को थोड़ा और मजबूत पक्ष रखना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनमुखी मुद्दों पर आधारित राजनीति करना चाहती है। ऐसे मुद्दे जो लोगों के दैनंदिन जीवन को, रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और आपने कहा महंगाई, जब तक महंगाई रहेगी हम जरूर ये मुद्दा उठाएंगे। अगर महंगाई कम हो जाती है और कोई ज्वलंत मुद्दा होता है उसे भी उठाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर 2-3 बड़े मुद्दे हैं देश में तो हम उसे ना उठाएं। आप देखिए, राहुल जी लगातार पिछले साल से बहुत दूरदृष्टि के साथ कोरोना से संबंधित तमाम सुझाव देते रहे, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। फरवरी 2020 में उन्होंने कह दिया था कि जब वैक्सीन आएगी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी हो जाएगी, जो मोदी जी के पास नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लगा दी। ऑक्सीजन को लेकर आपने देखा किस तरीके से राहुल जी ने वक्तव्यों को रखा और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है, इसकी ऑडिटिंग कराई जाएगी। और एक नेशनल टास्क फोर्स बना लिया कि मोदी सरकार से सारा जो नियंत्रण था उनके अधिकार से वापस ले लिया। और तो आप देखिए कि हर मुद्दा जुड़कर आता है। उससे पहले मैंने आपसे कहा भूमि अधिग्रहण का मसला था, या किसानों का जो मसला है, जो 3 काले कानूनों का मसला है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम पूरी तरीके से किसान भाइयों के साथ हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि खाली टनल में हाथ हिलाना है, आप कहें कि मोर को दाना चुगाना है, आप कहें कि अपनी माता जी के पैर छूने के लिए 50 फोटोग्राफर को लेने जाना है, तो भैया ये तो राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती और कांग्रेस पार्टी के नेता कतई नहीं करते। ये मोदी जी को सूट करता है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो टीवी पर दिखें, फोटो पर दिखें। इसीलिए वो, आपने देखा होगा, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, एक दिन का पूरा तमाशा हुआ 80 लाख 86 लाख लोगों का हमने टीकाकरण किया। बाद में पता चला कि एक दिन का इवेंट बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपने सभी भाजपा शासित राज्यों में 1 महीने टीकाकरण की गति को बिल्कुल कम करा दिया। इतना कम करा दिया कि 21 जून को 86 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ था और एक दिन पहले मध्य प्रदेश में 962 लोगों का टीकाकरण हुआ।
तो ये सरकार नतीजों में विश्वास नहीं रखती, नज़ारों में विश्वास रखती है। मैडम महंगाई के मोदी मुद्दे पर मोदी एक मिनट, मोदी जी ने तो बिना कचड़े के झाड़ू लगा दी थी स्वच्छ भारत अभियान में। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, मैं एक एक करके सारी गिना सकती हूँ, पर जनता के मुद्दों पर हम टिके रहेंगे क्योंकि वही असली राजनीति है। मैडम महंगाई के मुद्दे पर लेकर आप प्रधानमंत्री पेट्रोल कर रहे हैं की बात लगातार करें वही तो बात की महंगाई कांग्रेस पर पर ये आरोप लगता है कि बॉन्ड की जो पॉलिसी लाई थी बॉन्ड्स की, उसकी वजह से महंगे हुए, और दूसरा एडिबल ऑयल को लेकर एक बात जरूर बार बार आ रही है कि शायद मिक्सिंग जो है वो खत्म हो गई है, इसकी वजह से महंगा हुआ और किसानों को फायदा हो रहा है। मैडम ऐड ऑन करूंगा मतलब यदि आप कल को जब चुनाव लड़ते हैं तो क्या मैनिफेस्टो में आप पेट्रोल 60 लीटर देने के सक्षम है और गैस सिलेंडर 400 देने के मैनिफेस्टो में आएगा आपके? देखिए, हम सक्षम तो बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें करी भी जा सकती मैनिफेस्टो में आएगा? हैं। मैं आपको बताती हूँ, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने बॉन्ड के ऊपर बात करी, तो देखिए बॉन्ड का एक खास काम था कि अगर बहुत महंगा हो जाता है तेल तो उसका भार सीधे जनता पर ना पड़े, ये सुनिश्चित किया जाए। तो एक छोटे समय के लिए ऑयल बॉन्ड लाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, और उसकी कुल कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1.4 लाख करोड़ रुपए के हमने बॉन्ड लिए थे। और अब अगर देखा जाए तो उसमें 3.5% का इजाफा हुआ है, और मोदी सरकार अभी 71,198 करोड़ रुपए एक्सचेकर के बॉन्ड में दे चुकी है। तो ये वही बात हो गई कि जैसे मनरेगा को कहा था कि ये कांग्रेस की विफलता का स्मारक बनेगा, और फिर उसी मनरेगा में लगातार पैसा दे देकर कहते रहे कि जब कोरोना की पहली लहर आई तो मनरेगा ने गांव को बचाया था, गांव के लोगों को नुकसान नहीं हुआ था। तो वही बात है, अब ऑयल बॉन्ड क्योंकि कांग्रेस लेकर आई है तो आप आरोप लगाते रहेंगे, और कुछ ही सालों के अंतर्गत आपने खुद 71,000 करोड़ रुपया उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया है। तो कांग्रेस करे तो गलत है, हम करें तो सही है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता है। एक मिनट, उनके प्रश्न का मैंने जवाब दिया। एक जी, एक बार दोबारा पूछ लीजिए प्लीज। जब हम चुनावी प्रक्रिया में उतरेंगे तो क्या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 60 या 70 में लीटर देने का जनता को आश्वासन देती है और गैस सिलेंडर 400 का देंगे? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य होगा और जिस अवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था होगी उसके हिसाब से हम उच्चतम निर्णय लेंगे, सबसे बढ़िया जो जनता के लिए होगा। 100 रुपये का पेट्रोल नहीं होगा, और पेट्रोल और डीजल, लोग डीजल की कार इसलिए खरीदते थे क्योंकि पेट्रोल और डीजल में 20-25 रुपये का फर्क होता था। आज डीजल की कार महंगी होती जा रही है और पेट्रोल और डीजल के बीच का फर्क 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया रह गया है। तो इसीलिए ये इस तरीके की जो अनर्गल नीतियां हैं वो कांग्रेस पार्टी की नहीं रहेंगी, इतना मैं सुनिश्चित तौर पर आपसे कह सकती हूँ। मैं फिर आ जाऊँगा। Sunil Bhatt from Aaj Tak India Today. Ma'am, we have seen that there is a major, leadership crisis in the Congress party nationally. Sometimes there is talk about old guard versus young guard. Already we have seen Jyotiraditya Scindia, Jitin Prasad, they have, quit the Congress. All is not well in Rajasthan also. Sachin Pilot is also, in a rebellious mood. And there is ambiguity over the presidentship of the Congress. Who is going to be the next I don't president think of there is any ambiguity over the Congress presidentship. Sonia Gandhi ji is our interim president. We were supposed to have elections in June, but I think you must remember that Rahul ji has said that during this crisis we are not going to indulge in a political activity because of which we did not have elections. So in CWC meeting, we demanded, because it was put before us, and we demanded that during Corona, we should not call for the election of the Congress president. So with our demand, it was deferred. But isn't it matter of concern for the party? Young leaders are leaving the party. see, there are many people whose actions are premised on opportunism. If they see a short-term opportunity somewhere, a short-term gain, they switch over. And I think the term "Aaya Ram Gaya Ram" or the fact that there are turncoats in politics is nothing new. It has been there since time immemorial. There are many people who switched over to our party also. There is Shatrughan Sinha, there is Preeti Azad, there are other such people, and there are many people who switch over to the other party. Best of luck to them. Good wishes. But I think you might indicate that there are 3-4 people who have gone to the other side, but there are lakhs and lakhs, there are millions of ideologically committed Congress activists and leaders that are there in the party. They are ready to fight for the Congress ideology, for the way that Nehru and Gandhi has shown to this country and to us. We are here, and there are so many other people who will continue to
fight and struggle in this particular area. अगर जम्मू कश्मीर की एक सवाल आप लें, क्या लगता है आपको, क्या रोड मैप कांग्रेस की तरफ से है, डेपुटेशन कमीशन भी यहाँ पे आया, लेकिन दूसरी तरफ से 370 पर भी पीडीपी खासकर बीजेपी को टारगेट कर रही है। आपकी पार्टी में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, पर कई पार्टी लिखा ये कहते हैं कि 370 को वापस रिस्टोर करना चाहिए, कई कहते हैं कि इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं, मीर साहब आपको जवाब देंगे, पर कंफ्यूजन कोई नहीं। सलीम जी, आपने बताया, हमने सारी चीजें मुझसे बुलवाना चाहते हैं। कांग्रेस और प्रेस के सामने, और किसी पार्टी में कंफ्यूजन होगा, कांग्रेस पार्टी का कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने जो लाइन ली है आपके सामने ली है, कोई भी मौक़िफ़ ऐसा नहीं रखा जो हमने आपके साथ शेयर नहीं किया। फिलहाल जम्मू कश्मीर अवाम की डिमांड है कि हमें स्टेट वापस दो, जो बीजेपी की ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कमिटमेंट है, होम मिनिस्ट्री की कमिटमेंट है कि जैसे ही हालात ठीक होंगे हम स्टेट रेस्टोर करेंगे। होम मिनिस्टर कहता है एवरीथिंग इज नाउ ओके इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर कहता है हमें स्टेट दो। हम कहते हैं उसके बाद एक पब्लिक सरकार दो, अवामी सरकार दो, उसके बाद जो बाकी चीज़ें चलती हैं। आपने मेमोरेंडम में किया कि अगस्त 5 को जो डिसीजन लिया था 2019 अनडेमोक्रेटिक, तो उसमें 317 का भी था, तो आप क्या चाहते हैं कि उसको रेस्टोर करें? हमने कहा बारहा कहा, पार्लियामेंट को कानून बनाने का, कानून को तरमीम करने का पूरा राइट है, मगर जिस तरीके से जमहूरी तरीके से उसको प्रोसेस किया जाना चाहिए, खासकर जम्मू कश्मीर के बारे में, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस पूरा नहीं किया और अचानक एक फैसला लिया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सदमा है जिसकी नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी। आप वहाँ क्यों अटक रहे हैं? हम 5 अगस्त के फैसले को लेकर गए, हम अभी निजी ग्रीटी में नहीं जा रहे, इंग्रेडिएंट्स में नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि मोटे तौर पर जो जम्मू कश्मीर के बारे में फैसला लिया पार्लियामेंट ने, मोदी साहब ने, वो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इससे भी बड़ी आवाज से आप मेरे से सुनना चाहते हो तो उससे ज्यादा मेरी आवाज नहीं। हमारा बुनियादी सवाल उनके प्रोसीजर को लेकर, उसके आगे दुनिया आगे चलेगा, आगे आगे बातें होंगी, वो बता दीजिए। रागनी जी, यूपीए गवर्नमेंट जब थी और जब भी प्राइस हाइक होता था खासतौर पर पेट्रोल या डीजल को लेकर, तो बीजेपी उस समय ऐसा प्रेशर क्रिएट करती थी कि आपको रोल बैक करना पड़ता था। अब आज एनडीए की सरकार है और इनके समय में जब प्राइस हाइक होता है, तो क्या ये आपकी विफलता है कि आप वैसा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रही हैं कि सरकार को मजबूर होना पड़े अपने रोल बैक करने के लिए? देखिए, अक्सर जो अधिनायकवादी नेता होता है, जिसके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसी होती है, वो दूसरों की बात नहीं सुनता। तो भारत का जो राष्ट्रगान है, जन गण मन, पहले जन आता है, फिर गण आता है, फिर मन आता है। तो जन और गण को ताक पर रख के मोदी जी तो सिर्फ मन की बात अपनी कहते हैं, उनके लिए मनमानी करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप कुछ करते रहिए। 700 किसानों ने खुदकुशी कर ली, खत्म हो गए, शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी के कानों पर जू नहीं रही, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी नेता जो सच में जनता से संवेदना के स्तर पर जुड़ा हुआ है, उसके नाक के नीचे अगर इस तरीके की कोई वारदात हो रही है और उसका दिल ना पसीजे, तो ये वो आप इसको ये हमारी विफलता के साथ मत जोड़िए, ये मोदी जी की विफलता है। कांग्रेस पार्टी रोल बैक करती थी क्योंकि अगर हमें ये लगता था कि हमारी कोई नीति ऐसी बन गई है जिससे जनता को नुकसान हो रहा है या जनता पसंद नहीं कर रही है, तो हम सर झुकाकर अपना फैसला वापस लेते थे। कहते हैं जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है, जो ठूट है वो सीधा खड़ा रहता है, और अंततः ठूट जो है वो टूट कर गिर जाता है। फलदार वृक्ष चाहे जितना भी झुके वो और फलदार होता है। तो कांग्रेस हमेशा संवेदनशील रही है, हमेशा जनता के मुद्दों के प्रति सक्रिय रही है, लेकिन मोदी सरकार की वो नीति बिल्कुल नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास आज मेजॉरिटी है तो वो बुलडोज करके जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस समय की जो सरकार है वो मेजॉरिटी को लेकर पूरी तरह से एरोगेंट हो चुकी है? बिल्कुल एरोगेंट है, अहंकार है, दम्भ है, और मैं तो कहती हूँ कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, रावण को तो महाज्ञानी बताते हैं। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो फिर क्या अंजाम होगा गुलिस्तान का वो मुझे कहना नहीं चाहिए। हम बचाने में लगे गुलिस्तान को, वो जलाने में लगे।